Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So, after completion of derivatives comes the topic application of derivatives. भाई डेरिवेटिव्स सीख लिया, अच्छी बात है। अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने सीख लिए, वो भी अच्छी बात है। बट अब ये डेरिवेटिव्स अप्लाई कहाँ करें, काम कहाँ पे आते हैं? भाई हर एक चीज का यूज होता है तभी तो वो चीज बनी है। विदाउट यूज कोई भी चीज एम आई थोड़ा बन गई। तो डेरिवेटिव्स हमने प्रोसेस सीखा और अलग अलग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन भी कवर करने की कोशिश करी। तो अब वो सीख तो गए, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करें? तो देखो, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली ये काम आता ही है। मैथमेटिक्स में कई कॉन्सेप्ट्स में हमको इसको अप्लाई करना। इन द फील्ड ऑफ साइंस भी ये काम आएगा, आप फिजिक्स पढ़ोगे उसमें भी दिखाई देगा आपको। और इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स भी ये, इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स भी ये काम आता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं, रिलेवेंट टू कुछ मैथ्स भी होंगे, कुछ साइंस भी होंगे, कुछ कॉमर्स भी होंगे। तो वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम कवर कर ही नहीं सकते एक चैप्टर में या एक साल के अंदर हम नहीं कवर कर सकते। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे डेरिवेटिव्स अप्लाई होते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमको 5 कॉन्सेप्ट्स हैं या 5 एरियाज मान लो जहाँ पे हमको डेरिवेटिव्स को अप्लाई करके दिखाना है इस चैप्टर में। कितने एरियाज कवर किए? 5। और एक्सरसाइजेस भी शायद इसमें 5 ही हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक एरिया की एक एक एक्सरसाइज है, हर एक टॉपिक की मान लो, है ना। तो एक बार आप हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और सबसे पहले हम कवर करते हैं भाई वो 5 कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। द डेरिवेटिव्स are applied in the various concepts and problems concepts to solve the problems, problems of science, maths and commerce. The derivatives are applied in the various concepts to solve the problems of science, maths and commerce, out of which 5 areas के दो या यूजेस के दो, 5 एरियाज या एप्लीकेशंस के दो, 5 एरियाज और एप्लीकेशंस will be discussed in this chapter. 5 एरियाज हम कवर करेंगे in this chapter. The first exercise और फर्स्ट टॉपिक होगा आपका, पहले मैं पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट्स या एरियाज या एप्लीकेशंस को ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अरे डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही ये थी कि डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। तो पहला एप्लीकेशन ही वो बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी with respect to some other quantity. The rate of change of quantity with respect to change in some other quantity. Change in some other quantity. This will be our first topic. Some other quantity. कुछ नहीं लिखा हमने, ये लिखा है कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स जो है अप्लाई होते हैं वेरियस फील्ड्स में, है ना। साइंस की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देता है, ये मैथ्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देता है, कॉमर्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देता है, जिसमें से 5 टाइप के एप्लीकेशंस हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं।
वेरियस फील्ड्स लिख लो, इन द वेरियस फील्ड्स टू सॉल्व द कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आप वीडियो से कर लेना, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, कुछ ऐसा कोई खास नहीं लिखवाया मैंने। सेकंड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो गया। सेकंड चीज होती है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। देखो सबसे दो बड़ी डेफिनेशन हमने यही सीखी थी कि डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज है, डेरिवेटिव क्या है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये सीखी थी। तो दो यूजेस तो इसके क्लियर कट ये होगा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पहली चीज रेट ऑफ चेंज निकालने में काम आएगा, दूसरी चीज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने में काम आएगा। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट और ए नॉर्मल अब टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं वो तो पता है सबको कि नहीं पता है? टू ए कर्व क्या, टेंजेंट तो होता है जो छू के निकलता है, नॉर्मल जो होता है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नॉर्मल टू ए कर्व एट सम पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे हमको टेंजेंट बनाने के लिए कह दे, किसी गिवन पॉइंट पे हमको टेंजेंट बनाने के लिए दे दे, या कोई कर्व है, कर्व का कोई गिवन पॉइंट है उसमें हमको टेंजेंट बनाने के लिए दे दे या नॉर्मल बनाने के लिए दे दे, दोनों लाइंस होती हैं। और फिर उन टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछ ले, तो वहां पर भी डेरिवेटिव्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है, यूजफुल रहेंगे या पता करने के लिए। चलें थर्ड पे, तीसरी चीज टू डिटरमाइन whether a function is increasing or not, or increasing or decreasing, to determine whether a function is increasing or decreasing, ये पता करने के लिए कि कोई गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ फंक्शन है, या डिक्रीजिंग है। ठीक है, to determine whether a function is increasing or decreasing, this is the third application of derivatives. Fourth application क्या है? Fourth application is to find the approximate values of certain quantities. कुछ फिक्स सर्टेन क्वांटिटीज हैं, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करने के लिए। अब आप कहोगे सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो वैसे ही पता कर लेते हैं हम, लेकिन कुछ क्वांटिटीज होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा रूट ऑफ 25.8 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बाय ट्रेडिशनल वे। फिर 25 का 5 होता है, लेकिन 25.8 का कुछ हल्का सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 5.01 होगा या 5.002 हो, कितना होगा? तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम डेरिवेटिव्स की मदद से निकालेंगे। दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, fifth and the last and the most important and the most typical one also, to find the minima and maxima of a function. The most important of all, ये सबसे लास्ट में लेंगे हम, to find the minima and maxima of a function. सुना है कभी मिनिमा मैक्सिमा? क्या मतलब होता है? मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी फंक्शन की सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, किसी फंक्शन की कम से कम वैल्यू, और वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कौन से पॉइंट पे आएगी वो भी, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी कौन से पॉइंट पे आएगी वो भी। दोनों बातें हो गई है ना। मैंने कह दिया इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 10, कौन से पॉइंट पे आई? x इक्वल्स टू 2 पे आई सर। मैंने कह दिया इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100, कौन से पॉइंट पे आई सर? वो एट x इक्वल्स टू 50 पे आई। तो कितनी तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है, और वो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है? चारों बातें ये इस कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। 5 एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन इज रेट ऑफ चेंज। ये तो भली बात ही समझ में आ रहा होगा, रेट ऑफ चेंज का मतलब यानी किसी क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी रेट क्या है। रेट मतलब स्पीड क्या है, किस स्पीड से वो क्वांटिटी चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन सम अदर क्वांटिटी। ऑब्वियसली एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ही तो चेंज होगी। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ये सर्किल है,
सर्किल का ये रेडियस है r, एरिया क्या हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा एरिया कैसे बदलेगा, आप कहोगे सर जैसे रेडियस बदलेगा। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो जाए तो एरिया भी पाई आर, जैसे मैं 1 सेंटीमीटर पुटअप करूं तो पाई आ जाएगा एरिया, और 2 सेंटीमीटर पुटअप करूं तो 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई हो जाएगा। आप देखो रेडियस 1 यूनिट चेंज हुआ, ये 3 यूनिट चेंज हो गया, पाई से 4 पाई हो गया, मतलब 3 यूनिट्स प्लस हो गया, यहाँ पे +3 पाई हो रहा है, और वहां पे +1 सेंटीमीटर हो रहा है, और यहाँ पे +3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। तो चेक कर सकते हो ना, एरिया बदल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो किसी और क्वांटिटी में चेंजेस होते ही कोई दूसरी क्वांटिटी किस स्पीड से बदल रही है, दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट यूज, और डेफिनेशन वाइज सबसे बेसिक यूज यही है, क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही होती है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इसको पहली एक्सरसाइज में कवर करेंगे। सेकंड बता दिया मैंने कि कोई भी कर्व है, मान लो ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे मैंने कहा कि यार इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, बना दिया आपने ये टेंजेंट। मैंने कहा इस टेंजेंट की इक्वेशन पता करो, तो इक्वेशन हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स पता करेंगे। भाई एक लाइन है, हर एक लाइन की एक इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। अच्छा, टेंजेंट बनाने के बाद नॉर्मल भी बना सकते हो। नॉर्मल क्या होती है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है ना, ये सीखा था। और नॉर्मल हमेशा कर्व के सेंटर से पास होती है, अगर आपने सीखा हो डिटेल में स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में, कि टेंजेंट तो क्या होती है, रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, और नॉर्मल रेडियस से परपेंडिकुलर नहीं होती, कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, मतलब उसी से पास होती है, रेडियस के ऊपर से निकलती है या सेंटर के ऊपर से निकलती है। इन दोनों की क्या पता करना हो, इक्वेशन पता करना। थर्ड वन क्या कहा मैंने, पता करना कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। हमने ऊपर ऊपर से सीखा है कि कुछ फंक्शंस इंक्रीजिंग होते हैं, लाइक दिस, देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, या मैं कहूं जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है fx भी इंक्रीज हो रहा है। तो x बढ़े तो fx भी बढ़े, x घटे तो fx भी घटे, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो fx किसके, x के, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल कुछ फंक्शंस डिक्रीजिंग भी होते हैं, लाइक दिस, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, देखो y नीचे आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो ये होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये पता करना, अब ये तो ग्राफ बना दिया मैंने, हमेशा ग्राफ थोड़ा ना देगा, मैंने कह दिया कि बेटा ये फंक्शन बताओ f(x = 3x² + 5x), अब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स वी विल ट्राई टू फाइंड कि ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, विदाउट ड्रॉइंग इट्स ग्राफ, बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम ये पता लगाएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। दिस इज द थर्ड यूज। फोर्थ यूज मैंने बताया, इसे इजी है समझना, कि किसी भी सर्टेन क्वांटिटीज होती हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से उनकी वैल्यूज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। और लास्ट क्या बताया मैंने, किसी भी फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम। मान लो कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, तो इस फंक्शन की देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ अटेन हो रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा फंक्शन, मतलब y की फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी y की मैक्सिमम वैल्यू, समझ रहे हो। मैंने कहा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी फंक्शन का जो आउटपुट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो y की मैक्सिमम वैल्यू मान लो ये 10 है, तो आप कह दोगे सर मैक्सिमम वैल्यू तो 10 है, फिर मैंने कहा कौन से पॉइंट पे, तो आप ऐसे करके बता दोगे सर ये 8 पे आ रही है, x = 8 पे फंक्शन की fx की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई 10 एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया 8। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब कौन से पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई। सिमिलरली किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी होती है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पता नहीं है क्योंकि ये तो जा ही जा रही है, पता ही नहीं कितनी है। कईयों के मिनिमम वैल्यू पता ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम पता कर ली। कईयों के फिर उल्टा है, मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं पता कर सकते हैं। कईयों के दोनों नहीं पता कर सकते हैं, कईयों के दोनों पता कर सकते हैं। फंक्शंस की नेचर पे वो डिपेंड करता है। दो मैक्सिमा होगा तो उनमें से बड़ी कौन सी है, मैं दोनों बराबर है तो मैक्सिमम वैल्यू तो वो हो गई, लेकिन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक से ज्यादा होगा, 2-3 पॉइंट्स पे वो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। वो सारी बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, डोमेन और रेंज भी कहेगा कि आप इसको यहां से यहां तोड़ लो। अब बताओ, तो अब देखो मिनिमम भी अटेंड हो रही है, इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, ये वाली है, तो मिनिमम भी अटेंड हो गई और मैक्सिमम तो अटेंड हो ही रही थी। तो डोमेन और रेंज भी तोड़ के भी पूछेगा कि डोमेन तोड़ने के बाद बताओ अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना।
और कई फंक्शंस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमको कॉमन सेंस से याद रहती है, जैसे साइन फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 and 1। साइन फंक्शन ज्यादा से ज्यादा -1 वैल्यू देगा और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 1 वैल्यू देगा, ठीक है ना, क्लियर है। और कौन से पॉइंट पे देगा, ये देगा -π/2 पे, या फिर -π/2 के क्या बोलते हैं उसको, ऑड मल्टीपल्स पे, और ये देगा +π/2 पे या π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, जैसे 3π/2, ये -3π/2 पे भी देगा, फिर -5π/2 पे भी देगा, और ये 3π/2 एंड 5π/2 इस तरीके से देगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो एक ही है, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगी भी एक ही हमेशा ही। भाई 2 आ गई तो उसमें से बड़ी वाली होगी ना, या 2 आ गई तो उसमें से छोटी वाली होगी, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो एक ही होगी हमेशा ही। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, वो सारी बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन सम अदर क्वांटिटी। तो हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट पेज से, जो एक्सरसाइज 6.1 है। सर एक बार सेकंड पॉइंट वापस समझा दो, हमारे उस टाइम आवाज कट गई थी। देखो बेटा, सेकंड पॉइंट जो है अपन सेकंड एक्सरसाइज में समझ लेंगे ना, क्यों टाइम वेस्ट करना, अपन सेकंड एक्सरसाइज में और डिटेल में लेंगे, अभी तो मैंने ब्रीफ बस 2-4 लाइनें कही है, ठीक है। ओके सर। चेंज ऑफ क्वांटिटी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, पूरा इतना बड़ा नहीं लिखता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। लिख लिया। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी बदलती है तो वो एक पैरामीटर को लेकर बदलती है, यानी वो किसी पैरामीटर पे डिपेंड करती है, उससे वो बदलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे अभी मैंने वही वाला एग्जाम्पल दिया था, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। तो आई कैन से कि एरिया एक आर का फंक्शन है। एरिया ऑफ सर्किल क्या है, रेडियस का एक फंक्शन है, रेडियस चेंज करते जाओ एरिया चेंज होता जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ले सकता हूं एंड मैं डिपेंडेंट वेरिएबल ए ले सकता हूं, और मैंने मान लो कुछ भी इस तरीके से बना दिया, जैसे आर इतना है तो वहां पे एरिया इतना है, फिर आर थोड़ा बढ़ गया उसमें एरिया ये हो गया, फिर आर थोड़ा और बढ़ गया एरिया ये बढ़ गया। ऐसे कह सकता हूं ना कि एरिया क्या है, रेडियस का एक फंक्शन है। अब आप चेक कर सकते हो कि एरिया में चेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे यहां से यहां आप आए तो यहां से यहां आप ये जो चेंज हुआ यहां से लेके यहां तक, वो कब हुआ, जब आप रेडियस में यहां से यहां आए, जब आप रेडियस में इतना चेंज हुआ तब एरिया में इतना चेंज हुआ। तो आई कैन से कि एरिया चेंजेस विथ रेडियस, और मैं ये भी कह सकता हूं कि एरिया का पैरामीटर आर है। क्या कहा मैंने, पैरामीटर। अब मैं पैरामीटर कह रहा हूं, उसको कई बच्चे पेरीमीटर पता नहीं क्यों पढ़ लेते हैं, पैरामीटर कह रहा हूं, नॉट पेरीमीटर। पेरीमीटर अलग चीज है, पेरीमीटर सब समझते हैं क्या होता है ना, बाउंड्रीज का सम। पैरामीटर मीन्स कौन सी चीज पे वो डिपेंड कर रही है या कौन सी चीज के बदलने से वो बदल रही है, वो है पैरामीटर। तो एरिया इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, दैट मीन्स आर है मेरा पैरामीटर एंड एरिया वो क्वांटिटी है जो मुझे पता लगानी है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बदलने की स्पीड या रेट बताओ, तो उसको मैं मैथमेटिकली कहूंगा dA/dr। ये dA/dr क्या है, ये dA/dr कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन आर। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन आर। जब अपन dy/dx कहते हैं तो dy/dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही होता है। अच्छा, ये चीज पॉजिटिव कब होती है, जब y बढ़ रहा है और x बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है। और यही चीज नेगेटिव भी हो सकती है, जब x तो बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है। जैसे अभी मैंने दो एग्जांपल दिए थे ना डिक्रीजिंग फंक्शन के। मान लो मेरा फंक्शन ऐसा है, तो x तो बढ़ रहा है, बट देखो यहाँ पे y की वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ पे y की वैल्यू कम है उल्टा। यहाँ पे तो y मान लो 10 था, जब मेरा x 1 था तब y 10 था, x मेरा 3 हुआ तो y मतलब x तो बढ़ रहा है लेकिन y क्या हो गया, कम हो गया, उल्टा 5 ही रह गया। तो इस केस में dy/dx निकलेगा,
बट इसका आंसर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि स्पीड नेगेटिव है, स्पीड पॉजिटिव नहीं है, क्या है, नेगेटिव है। तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस टाइप का है। तो इसमें 2 लाइनें लिख लो और फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। कुछ खास नहीं है इस एक्सरसाइज में, काफी इजी एक्सरसाइज है। तो हम लिखते हैं when a quantity changes, अब चेंजेस का मतलब लिख लो ब्रैकेट में, इंक्रीजेस ऑब्लिक डिक्रीजेस, दोनों हो सकते हैं। चेंज का मतलब इंक्रीज होना भी हो सकता है बेटा, एंड चेंज का मतलब डिक्रीज होना भी हो सकता है। जरूरी नहीं चेंज होना यानी कि हमेशा बढ़ना ही, घट भी सकता है। When a quantity changes, that means it increases or decreases with the change when a quantity, देखो यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी को y मान लो। when a quantity y changes, when a quantity y changes, that means increases or decreases with the change in some other quantity, और अदर क्वांटिटी को ले लो x, quantity x, then the rate of change, रेट ब्रैकेट में लिख लो स्पीड, रेट कह दो या स्पीड कह दो, द रेट और स्पीड ऑफ चेंज इन y with change in x, change in x is, क्या है वो चीज, वो रेट क्या है, is the derivative of y with respect to x, is the derivative of y with respect to x, with respect to x। इसको अंडरलाइन कर दो। ये कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y करेंगे हम with respect to x, and it is denoted by dy by dx, सब समझते हो, and it is denoted by dy by dx। ठीक है। अब कई बार ये ऐसे कहता है कि रेट ऑफ चेंज निकालो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी, जब x3 है तब रेट ऑफ चेंज क्या है। कई बार क्या होता है, फंक्शन जैसे 3 पे तो कम स्पीड में बदल रहा है, 5 पे और रॉकेट बन गया, वो और रॉकेट स्पीड में बदलने लग गया, 10 पे और ज्यादा स्पीड में बदलने लग गया, तो स्पीड भी बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हम सपोज करो निवाई से जयपुर के लिए रवाना हुए, हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते टाइम हमारी स्पीड बदल रही है, 20 से 30 हो रही है, 30 से 40 हो रही है, तो धीरे धीरे बदल रही है, 10-10 की स्पीड बदल रही है। जैसे हाईवे पे पहुंचते हैं तो एक साथ 50 की स्पीड बदलती है। तो अलग अलग टाइम पे या अलग अलग पोजीशन पे रेट ऑफ चेंज भी बदल सकती है, या हमेशा रेट ऑफ चेंज सेम रहती है, नहीं रहती, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो रहती नहीं है, नहीं रहती ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो पूछे कि रेट ऑफ चेंज बताओ, तो उसको हम क्या कहते हैं और कैसे डिनोट करते हैं, है ना, लिखो, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with change in x, ये तो फंक्शन ही आएगा ऑब्वियसली, dy by dx एक फंक्शन ही तो आएगा इन द फॉर्म ऑफ x। अब x की कौन से पॉइंट पे आप एग्जैक्ट स्पीड पूछ रहे हो, मतलब एग्जैक्ट चेंज ऑफ स्पीड पूछ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x at some particular point, at some particular value of x, at some particular value of x, value of x
इज डिनोटेड बाय, सीधे मैं डिनोट ही कर रहा हूं, समझ जाओगे आप, इज डिनोटेड बाय is denoted by dy by dx at x is equals to some particular point। अच्छा पर्टिकुलर वैल्यू a ले लो, चलो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू a ले लो, एट a पर्टिकुलर वैल्यू a x equals to a, at particular value x equals to a is denoted by dy by dx at x equals to a। ठीक है ना, x इक्वल्स टू a पे आप dy by dx निकालना, पहले dy by dx निकालना तसल्ली से, अब जो भी पॉइंट पे पूछ रहा है वहां पे x की वैल्यू वो पुट अप कर देना। ठीक है, कल की तरह मत करना कि सर वो पॉइंट x का होगा क्या? ऑब्वियस बात है, चेंज इन x से वो बदल रहा है तो पॉइंट x का ही होगा ना। क्योंकि सर y फंक्शन है इसलिए ना। हाँ, क्योंकि y तो डिपेंड कर रहा है x पे, तो वो पॉइंट x का ही होगा, है ना। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, इस चीज को कल की तरह उल्टा मत कर देना, जो कल आप कंफ्यूज हो रहे थे कि सर पहले वैल्यू रख के फिर डेरिवेटिव निकाल ले। नो, पहले डेरिवेटिव निकाल के फिर वैल्यू रखनी है। मतलब मैंने कहा कि एट x इक्वल्स टू 5 आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ऐसा नहीं कि सर पहले f ऑफ 5 निकाल लेते हैं और फिर उससे f डैश 5 निकालते हैं। नो, ये तरीका गलत है। पहले आप f डैश x निकालो और फिर x की वैल्यू 5 पुट अप करके f डैश 5, यानी पहले डेरिवेटिव फिर वैल्यू, ना कि पहले वैल्यू और फिर डेरिवेटिव। ठीक है प्रियांशी, जैसे आप कल कंफ्यूज हो रहे थे कि सर f ऑफ 6 गिवन है तो क्यों ना सीधे ही f डैश 6 निकाल लें। नो, f ऑफ 6 से पहले फंक्शन बनाओ fx से f डैश x, और f डैश x में फिर ये 6 वैल्यू पुट अप करो, उससे आएगा f डैश 6। पहले डेरिवेटिव बाद में वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो ये इतना हमने नोट डाउन कर लिया है। अब ये dy बाई डी एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव कब रहता है, इंपॉर्टेंट नोट्स डाल के लिख लीजिए। when y increases, ऐसे लिख लीजिए, when y increases with increase in x, with increase in x, जब x के इंक्रीज होने में y भी इंक्रीज करे, then dy by dx, then dy by dx is पॉजिटिव। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा उस केस में। और जब उल्टा हो जाए, when y decreases, when y decreases with increase in x, with increase in x, then उस केस में क्या होगा, dy by dx is negative, then dy over dx holds negative sign। Is that clear? Let us save this। Application of derivatives, class 12। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। When y increases with increase in x, dy by dx is positive. When y increases with increase in x, then dy by dx is negative। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार हमको, सपोज करो y तो बदल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये x भी किसी और के रेस्पेक्ट, किसी और पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, फॉर एग्जांपल टाइम। फॉर एग्जांपल टाइम, मैंने कहा कि ये सर्किल है, इसका ये रेडियस है, मैंने कहा इसका एरिया कैसे बदलेगा, आप कहोगे जैसे जैसे रेडियस बदलेगा। तो रेडियस भी तो बदलेगा, कैसे, मान लो रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में मतलब अभी रेडियस है मान लो 5 सेंटीमीटर, अगले मिनट या अगले सेकंड रेडियस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर।
तो रेडियस b तो टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। तो जब आपको पैरामीटर गिवन ना हो कि किस रेस्पेक्ट में चीज बदल रही है, तब आप बाय डिफॉल्ट पैरामीटर मानोगे टाइम। क्या मानोगे? टाइम। क्या कहा मैंने? पैरामीटर गिवन हो कि इसको रेडियस के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो आप डीए बाई डी आर कर दोगे। मैंने सिंपली कह दिया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, खत्म। मैंने ये नहीं कहा कि किसके रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स आपको डीए बाई डी आर नहीं निकालना, आपको डी ए बाई डी टी निकालना है। मैंने सिंपली कह दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, तो बोला ही नहीं। दैट मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? चेंज इन टाइम के रेस्पेक्ट में आपको एरिया निकालना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिए, when it is not given, when it is not given that y that with respect to या with the change in which parameter a certain quantity is changing। जब ये गिवन ही ना हो कि किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है वो, या पूछा जा रहा है भाई किसके रेस्पेक्ट में, a certain quantity is changing, and it is not given that with the change in which parameter a certain quantity is changing, comma, we will consider that parameter as time। we will consider that unknown पैरामीटर हम क्या मानेंगे हमेशा? भाई दिया ही नहीं है तो क्या मानेंगे उसको? टाइम मानेंगे हमेशा, as time, and which is denoted by letter t, which is टाइम को किस लेटर से डिनोट कराएंगे हम? t से, which is denoted by the letter t। and in that case the rate of change of y, simply is denoted by dy by dt। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ y बोला है, विथ रेस्पेक्ट टू कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है ना। उस केस में द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, केवल इतनी सी बात बोली है। अब इसको सिंपली कैसे डिनोट कराओगे? विथ रेस्पेक्ट टू x तो बोला ही नहीं उसने, या विद द चेंज इन x बोला ही नहीं, तो मैं उसको सिंपली क्या मानूंगा? टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, और उसको डिनोट कैसे करा दूंगा? dy ओवर dt। ये तो चलो y था, कोई भी चीज हो यहाँ पे, जैसे एरिया हो, वॉल्यूम हो, तो उसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या मान लूंगा? t। अच्छा, इस एक्सरसाइज के लिए और अगले आने वाली हर एक एक्सरसाइज के लिए चैप्टर नंबर 13 जो आपके क्लास 10th में था, रिलेटेड टू एरिया वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर, सिलेंडर, कोन, ठीक है, और क्या क्या थे बताओ? स्फेयर, हेमिस्फेयर, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, उसके लेटरल सरफेस एरिया, उसके कर्व सरफेस एरिया, उसके टोटल सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम, उसके डायगोनल्स की लेंथ, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो याद है सबको? नहीं होंगे ऑब्वियसली, आज का दिन है, कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, रिवाइज ही तो करना है, 10th में तो किए ही थे यार। 10th की बुक उठाना है, नेट पे देखना खूब पड़े, ठीक है ना। वो सारे के सारे आज की तारीख में याद हो जाने चाहिए। आज की क्लास तो अभी क्या छोटे छोटे अभी क्वेश्चन हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ 2-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी कल की क्लास में वो क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर स्फीयर तक बात पहुंच जाएगी, तो वहां पे आपको पता ही नहीं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो फिर आगे समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कल तक याद हो जाना चाहिए।
हाँ। हम्म। हम्म। उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब झटके से वो चीज बदली, तो वो कितनी बदली। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एकदम से। हाँ, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। आप फिजिक्स के जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे हो, बट आई एम टीचिंग एज ऑल द स्टूडेंट्स एज ए होल ऑफ क्लास 12th, तो उसमें कॉमर्स वाले भी होते हैं। आपकी क्लास में नहीं है, बट दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो मैं वो चीजें यहाँ पे यूज नहीं करता हूँ, है ना। मैं जनरल पढ़ा। ठीक है, तो लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, एंड इन द नेक्स्ट मीटिंग वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.1. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.1. एटलीस्ट 2-5 क्वेश्चंस काफी इजी हैं, यूं ही हो जाएंगे। रीड आउट करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल। क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली पढ़ना है ना, आराम से, वर्ड टू वर्ड। रेट ऑफ चेंज चाहिए किसका? एरिया ऑफ ए सर्किल का। सर्किल का एरिया किस स्पीड में बदल रहा है ये चाहिए मुझे, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। साफ साफ उसने खुद ने दे दिया, नहीं कहता तो मैं टाइम मानता बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसने क्या कह दिया? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। रेडियस कैसे बदले उस हिसाब से एरिया कैसे बदला, वो रेट ऑफ चेंज चाहिए मुझे। और एक वो पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर थी तब किस स्पीड में वो बदल रहा था, और जब रेडियस 4 सेंटीमीटर थी तब किस स्पीड में वो बदल रहा था। तो मैंने कहा था ना, एट एक्स इक्वल्स टू सम पॉइंट वो रेट ऑफ चेंज पूछता है कई बार। तो पहले क्वेश्चन में पूछ लिया उसने, तो हम तो सिंपली रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन है आर की वैल्यू 3 तो 3 पुटअप कर देंगे, सेकंड क्वेश्चन है आर की वैल्यू 4 तो 4 पुटअप कर देंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट राइटिंग। लेट द, सबसे पहले हमको लेटर्स मानने पड़ेंगे ना। लेट द एरिया ऑफ द सर्किल बी ए। अब देखो बेसिक क्वेश्चन है पहला ही, तो वही बात है कि सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले दूसरे कुछ क्वेश्चंस में, फिर धीरे धीरे थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे। एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल बी। अब देखो पहले क्वेश्चन में मैं ये भी बता रहा हूँ कि रेडियस आर है और एरिया ए है, जबकि इतना तो शायद 10th क्लास में भी नहीं बताते हैं हम कि रेडियस आर है कि और एरिया ए है, पर बिकॉज पहला क्वेश्चन है तो एक एक चीज। एरिया हो गई ए, रेडियस हो गई आर। सो वी नो दैट कि एरिया ए जो होगा सर्किल का वो पाई आर स्क्वायर होगा। इसका तो कोई रीजन नहीं देना है अपने को, होगा ही होगा ना। अब आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो आपसे क्या पूछा, किस चीज की वैल्यू पूछी? मतलब एक उसको एक सिंगल वर्ड में डिनोट करें तो क्या चाहिए उसको? देखो आपसे पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ चेंज इन आर, यही तो पूछा आपसे। ये चीज आपसे पूछी है, तो इनडायरेक्टली आपसे डी ए बाय डी आर की वैल्यू पूछी है। ये समझना है इस एक्सरसाइज में, इतना समझ गया ना कि क्या पूछा है, तो एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगेगी। आपसे पूछिए रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डी ए विथ चेंज इन आर डी आर, तो एक्चुअली आपसे डी ए बाई डी आर पूछा है एट सम पॉइंट ऑफ आर, फिर आर का भी कोई पॉइंट दे दिया, वो तो बात की बात है। पहली चीज आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एंड विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ आर पूछा है। तो नाउ rate of change of a with respect to कह दो या with change in कह दो, एक ही बात है, with respect to r, that is इस चीज को हम कहेंगे dA by dr। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन सेट हो गया एक तरीके से कि ये तो अंडरस्टूड है और ये पूछ लिया गया है। अब आप उस इक्वेशन को उठाओ और डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर, तो वहां से डीए बाई डी आर निकल के आ जाएगा। बस वही आपका फाइनल आंसर है।
तो क्या लिखूंगा मैं, नाउ a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये तो है ही हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू आर। Differentiating with respect to r, we get a तो हो जाएगा dA by dr, और 2 पाई आर स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना जरा क्या होगा, 2 पाई आर। आगे भी कुछ होगा क्या, सोचो, ये 2 पाई आर ही होगा, 2 पाई आर ही होगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू r चेंज कर रहे हैं, तो विथ रेस्पेक्ट टू r चेंज कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। मान लो इसी को मैं विथ रेस्पेक्ट टू x चेंज करता, तो फिर 2 पाई आर के बाद dr बाई dx भी निकल के आता, क्योंकि r को भी तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन अभी तो r को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो dr बाई dr कट गया, यानी सिंपली केवल 2 पाई आर। समझ में आया, dA बाई dr इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब ये तो मेरा एक जनरल रेट ऑफ चेंज आ गई। अब r की कौन सी वैल्यू पे आपको रेट ऑफ चेंज चाहिए वो पता लगाना है हमको, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज when r is क्या, when r is 3 सेंटीमीटर, सो dA बाई dr क्या होगा उस समय, 2 पाई आर में r की वैल्यू 3 पुट अप कर दो, 6 पाई। अच्छा, इस रेट ऑफ चेंज की यूनिट क्या होगी, देखो ध्यान से, क्या बदल रहे हो, एरिया। एरिया क्या होता है, किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया ऑफ सर्किल की बात हो रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस किस में होगा, सेंटीमीटर, यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की स्पीड से एरिया बदल रहा है जब रेडियस 3 सेंटीमीटर था। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना, रेडियस जब 3 सेंटीमीटर था तो अगले ही सेंटीमीटर में वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को बदल देगा, यानी कि जैसे ही रेडियस 3 से 4 होगा, आपका एरिया पहले जो भी था अब 6 पाई ऐड हो जाएगा 100%। इस पूरी चीज का मीनिंग ये, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर था उस समय एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदल रहा था, बढ़ रहा था। पॉजिटिव है मतलब बदल इंक्रीज हो रहा था, अगर ये नेगेटिव होता तो डिक्रीज हो रहा होता। दैट मीन्स 3 से 4 होते ही आपका एरिया, पहले कुछ भी था वो पता नहीं है, मान लो पहले 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वो इंक्रीज हो जाएगा। ये स्पीड है, तो समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म इसकी यूनिट रहेगी हमेशा। एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो एरिया का यूनिट रेडियस की। सारी बातें समझ में आई, मीनिंग वाइज भी क्वेश्चन करने, चीज को रटना नहीं है, मीनिंग वाइज समझना है। अच्छा, सेकंड पार्ट, अब रेडियस क्या है नेक्स्ट पार्ट में बताऊं, 4 है ना, व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, सो उस समय dA बाई dr क्या हो जाएगा, 2 पाई आर में मैं क्या वैल्यू पुट अप कर दूंगा, 4, सो इट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्या समझे, जब रेडियस 4 सेंटीमीटर था तो अगले ही सेंटीमीटर पे, यानी जैसे ही रेडियस 4 से 5 हुआ, आपका एरिया आपकी बार 8 पाई बदल रहा है। देखो 3 से 4 हुआ तब तो 6 पाई बदल रहा है। इस पूरी घटनाक्रम को मैं एक एग्जाम्पल में लिखूं तो देखो, ये यहाँ पे ले लिया मैंने r और यहाँ पे ले लिया मैंने एरिया। रेडियस जब 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हुआ और 4 से जब 5 हुआ, तो शुरू का एरिया कुछ भी मान लो, एक फॉर एग्जांपल 50 मान लो, तो 3 से 4 होते ही वो 6 पाई बदल रहा है, 50 पाई मान लो, है ना, 6 पाई बदल रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पे वो क्या हो जाएगा, 56 पाई हो जाएगा। लेकिन 4 से 5 होते ही वो 8 पाई की स्पीड से बदल रहा है, तो 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा। इस पूरी चीज का मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि जब रेडियस 3 सेंटीमीटर था तो वो 6 पाई की स्पीड से बदल रहा था एरिया को, तो एरिया जो भी रहा होगा, ये तो मैंने एग्जांपल माना है, वो 6 से बढ़ेगा। और जब रेडियस 4 सेंटीमीटर था तब वो 8 पाई की स्पीड से बदल रहा था एरिया को, क्योंकि जैसे जैसे अब रेडियस बदलता जाएगा ना, रेट ऑफ चेंज भी बदलती जाएगी। वही बात है कि गाड़ी हाईवे पे पहुंच गई तो अब स्पीड जो बढ़ रही है 10-10 की स्पीड नहीं बदलेगी, अब 20-20 की बदलेगी, 30-30 की बदलेगी, और एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गए अब 100-100 की में वो चेंज होगी। जैसे रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट थोड़ा ना अपनी स्पीड सेमी स्पीड में पकड़ता है, नहीं पकड़ता है ना। आपने कभी टीवी में तो देखा ही होगा, चीते की भागने की स्पीड देखी होगी, तो वो भी स्पीड को पहले मतलब बढ़ा रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ा रहा है जो एक पॉइंट पे उसकी होती है,
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्पीड बहुत स्पीड से बदल रही होती है ना, समझ रहे हो, वही सारी चीजें। तो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो उसको। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें तो पूछो, आप पीछे सर से। फिर अपने को कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी? अपने को कैसे पता चलेगा कि क्या कह रहे सर हो? जैसे जैसे सर अभी आपने एग्जांपल दिया, जब 3 से 4 हुई तब 50 पाया था, हाँ सॉरी 56 पाया था, और फिर अचानक से 64 हो गया, तो हाँ, मतलब इतनी तेज स्पीड इंक्रीज हुई, उसका अपने को किस पॉइंट पे और कैसे पता लगेगा? हमने अभी एग्जांपल लिया ना, 8 पाई ऐड कर दिया भाई, 50 पाई, ये तो एग्जांपल था। आपसे कभी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा कि 4 सेंटीमीटर पे उसका एरिया क्या था, ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे स्पीड ही पूछेगा कि 4 सेंटीमीटर में उसका एरिया किस स्पीड से बदल रहा था, तो 8 पाई की स्पीड से बदल रहा था, दैट्स इट। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि 50 पाई से 6 में बदलेगा, 6 बढ़ गई तो 56 हो गई, और 56 से फिर 8 में हो गई तो वो 64 हो गई। ये केवल समझने के लिए था, आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर शुरू का एरिया पता होना चाहिए ना भाई। 50 पाई जो मैंने एग्जांपल लिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यस सर। केवल और केवल रेट ऑफ चेंज ही पूछेगा, एग्जैक्टली एरिया कितना है वो नहीं पूछेगा, बस चेंज ऑफ एरिया की स्पीड क्या है वही पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter square per second. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बढ़ रहा है हर एक सेकंड में इतना। वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो वॉल्यूम विथ चेंज इन ए भी बढ़ सकता है, लेकिन जो गिवन है विथ चेंज इन ए नहीं है, वो विथ चेंज इन टाइम है। विथ चेंज इन टाइम है, मतलब हर सेकंड वो इतना बढ़ रहा है। 3 सेकंड से 4 सेकंड पे होते ही 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया, फिर 4 सेकंड से वापस 5 सेकंड होते ही वापस 8 सेंटीमीटर क्यूब वो बढ़ गया। ये आपको गिवन है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, एज यानी कि वही साइड, एंड द लेंथ ऑफ साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको स्पीड ऑफ वॉल्यूम तो गिवन है, स्पीड ऑफ सरफेस एरिया पूछ लिया, यानी रेट ऑफ वॉल्यूम तो गिवन है कि वॉल्यूम किस स्पीड से बदल रहा है, आपसे पूछ लिया कि सरफेस एरिया बताओ किस स्पीड से बदल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हमको करने हैं जिसमें एक पैरामीटर चेंज किस स्पीड में हो रहा है वो तो गिवन है, उसकी मदद से दूसरा पैरामीटर किस स्पीड से चेंज होगा वो पता लगाना है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, देखो इसको कैसे करें। पहले तो हम नोटेशंस मान लेते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ the cube BV, क्यूब B कैपिटल V, और क्या है सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया को S मान लेते हैं, कैपिटल S, सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला तो पता है कि दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो बताई थी मैंने, साइड का क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब? 4 तो रॉन्ग है। कितने फेसेस होते हैं? सरफेस एरिया क्या होता है, उसके फेसेस का एरिया, एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर, और 6 फेस हैं तो 6 साइड स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब B कैपिटल S, और एच को यानी जब हम साइड कहते हैं ना उसको स्मॉल a मान लेते हैं, एंड द एज, या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइड अगर आप समझे नहीं तो, ऑफ द क्यूब B टू बी A स्मॉल। तो ये 3 लेटर्स हमने मान लिए, B S एंड A। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, ये तो गिवन है। अब ये गिवन नहीं है कि विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही मानूंगा मैं, दैट इज, इसका मतलब dv/dt गिवन है, यस और नो, और कितना गिवन है वो लिख दो। वो गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज गिवन, मार्क इट गिवन। ये तो गिवन है, चाहिए क्या, चाहिए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि ds/dt चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, हो गया क्वेश्चन सेट। क्या तो गिवन है, dv/dt गिवन है और ds/dt पूछ लिया।
अब यहाँ पे टाइम नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया, तो हम देखो वॉल्यूम बी किस पे डिपेंड करती है, साइड पे ए पर, और सरफेस एरिया भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी ए पर। तो हम dA/dt निकालेंगे कि ये एक्चुअली हमसे पूछा गया है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बदल रहा है, वो तो गिवन है, और जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे सरफेस एरिया कितना बदलेगा वो पूछ रहा है। तो हम ये निकाल लेंगे कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है एज कितनी बदल रही है, साइड कितनी बदल रही है, फिर ये दोनों चीजें तो इसी पे डिपेंड करती है ना, समझ रहे हो भाई। देखो मैंने कहा वॉल्यूम साइड के हिसाब से बदलेगा, साइड टाइम के हिसाब से बदलेगी। सिमिलरली सरफेस एरिया भी साइड के हिसाब से बदलेगा और साइड वापस टाइम के हिसाब से बदलेगी। अब हमको डायरेक्टली ये गिवन है, बीच का खा गया वो, और डायरेक्टली यही पूछा है, तो दोनों ही केस में dA/dt तो निकालना पड़ेगा, उसी की मदद से ही आएगा, आगे की कहानी। क्या क्या कह रहे हो, पैरामेट्रिक फॉर्म होगी, वेरी गुड। हमको एक पैरामीटर मानना पड़ेगा टी, लिखना नहीं होता है कि इसको पैरामीटर मानो, अभी सॉल्व कर देगा। हम एक्चुअली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी कर देंगे उसको, विद रेस्पेक्ट टू ए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, विद रेस्पेक्ट टू आर किया था, हम इस बार विद रेस्पेक्ट टू टी उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटर मिलेगा वो dV/dt मिलेगा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी तो हम उसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो देखो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, वी नो दैट क्यूब की बात हो रही है तो ए क्यूब होता है, बोलो, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टी नॉट ए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो विथ रेस्पेक्ट टू टी आप डिफरेंशिएट करोगे तो जो v है वो बन जाएगा dV/dt, यस और नो। अच्छा ए क्यूब कैसे बदलेगा, 3a² आगे, अब a को भी तो रेस्पेक्ट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी, dA/dt। पिछले केस में ये dA/dt क्यों नहीं निकल के आया था, क्योंकि खुद a की रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो रहा था, यानी r की रेस्पेक्ट में, r था पिछली बार, मैंने उस टाइम थोड़ा सा बताया भी था कि अगर ये t की रेस्पेक्ट में होता तो dR/dt निकल के आता, अभी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो dV/dt इक्वल्स टू 3a² इंटू dA/dt। अच्छा जी, dV/dt की तो वैल्यू ही गिवन है, क्या 8, तो 8 इक्वल्स टू 3a² इंटू dA/dt। तो यहां से क्या dA/dt की वैल्यू निकाल सकते हो आप, dA/dt की वैल्यू हो जाएगी 8/3a², यस और नो, 8 डिवाइडेड बाय 3a², dA/dt की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को हम आगे काम में लेंगे। इतना तो हो गया, ये तो गिवन पॉइंट से जो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते थे निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब पूछ क्या रहा है उस पर चलेंगे। क्या पूछ रहा है हमसे, ds/dt, तो उसके लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो। वी नो दैट सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलना, ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, t, क्योंकि आपको ds/dt की वैल्यू चाहिए, तो ds/dt तभी निकल के आएगा जब दोनों साइड हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सब अंडरस्टूड होता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट ds/dt, और इधर बोलना जरा 6a² को विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो जरा, 12a इंटू dA/dt। चलो हो गया काम, dA/dt की वैल्यू पुटअप करो, आंसर है इक्वल टू 12a इंटू dA/dt की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 8/3a² है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। काटो पीटो, a से स्क्वायर गया, 3 से 1 गया, ओ 4 टाइम्स गया, 4 8 जा 32, और एक a नीचे रह गया ना। ये क्या है, सरफेस एरिया बदल रहा है, दैट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर पर चेंज इन टाइम, टाइम का मतलब s लिख दो या सेकंड पूरा लिख दो,
यानी हर एक सेकंड में 32/a सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया चेंज होगा हर एक सेकंड में। अब आपसे क्या पूछ लिया कि जब टाइम क्या था, जब लेंथ ऑफ एज क्या थी, यही तो पूछा है आपसे। देखो, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एज यानी a, तो a की वैल्यू 12 पुट अप करती है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि एक्चुअली कितना बड़ा, एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी कि इतना बड़ा वो, जब लेंथ ऑफ एज इतनी थी। हाँ बिल्कुल पर्टिकुलर वो पॉइंट, जब लेंथ ऑफ एज इतनी थी तब एक्चुअली कितना बड़ा। अब ये तो एक तरीके का फंक्शन हो गया ना, ये तो एक a का फंक्शन हो गया जो a पे डिपेंड करेगा। तो अब एक्चुअली a जब इतना था तब एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यू बताओ, तो वो आप इधर पुट अप कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा नाउ व्हेन द लेंथ ऑफ एज दैट इज a इक्वल टू कितनी 12 सेंटीमीटर है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ s, ये सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, इसको क्या कहूंगा मैं, इसको मैं कहूंगा ds/dt व्हेन a इज 12 इक्वल टू होगा, क्या आया था 32/a, 32/12 पुट अप कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और उसको काट दो जरा, 4 8 जा 32, 4 3 जा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज माय फाइनल आंसर। प्लीज मैच द आंसर विद द आंसर। यस सर, सही है। और समझ में आया? यस सर। देखो बेसिक लेवल से पढ़ोगे ना इस चैप्टर को, बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि कोई भी चीज सीखते हैं मजा नहीं आता है, सीख के अप्लाई करते हैं मजा आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी बड़ी बोरिंग थी, फिर जिसको अप्लाई किया था हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में 10th में, उसमें मजा आया था। प्रोवाइडेड दैट कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखी नहीं तो फिर तो वो बिल्कुल ही ऊपर से जाएगा। तो डेरिवेटिव्स हमने सीख लिया, उसमें इतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन इसको अप्लाई करने में बड़ा मजा आता है, प्रोवाइडेड दैट कि डेरिवेटिव्स की नॉलेज पूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो सकता है या टाइम हो गया? टाइम हो गया ना, चलो तो टाइम तो हो गया, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं मैं, है ना। कौन सा दें? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस। देखो थर्ड क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ गया, रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, या रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यानी dr विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt, ये तो गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये तो है गिवन। और फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग और विथ रेस्पेक्ट टू कुछ दिया ही वही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या पूछ रहा है वो, dA/dt पूछ रहा है, वो तो पॉइंट है। ऐसे तो वहां पे भी था ना व्हेन द लेंथ, उसको एक बार भूल जाओ। इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू सम, ऐसा कुछ नहीं गिवन है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो dt माना जाएगा, यानी कि dr/dt गिवन है और dA/dt पूछ लिया है। ठीक है, वही हम क्या करेंगे, dr/dt की वैल्यू को इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे। जब आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ सर्किल है नहीं है, तो एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है, डिफरेंशिएट करते ही वो 2πr इंटू dr/dt हो जाएगा, और dr/dt की वैल्यू 3 यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और फिर r की वैल्यू जो भी वहां पे गिवन है वो पुटअप कर देंगे, इजीली हो जाएगा। एंड एक फोर्थ वाला भी देखो, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, एज बढ़ रही है, तो क्यूब को हम जनरली स्मॉल, क्यूब की एज को हम जनरली स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, अभी जैसे किया था, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो बढ़ रही है, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बात तो हो गई गिवन। और हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट नहीं गिवन है, तो हमसे क्या पूछा है, दैट मीन्स dV/dt पूछा है। ठीक है, और उसमें फिर हमको h को क्या पुटअप करना है, 10 सेंटीमीटर, वो लास्ट में पुटअप कर देना है। आ जाओ, तो वही सेम चीज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, a क्यूब, डिफरेंशिएट करते क्या हो जाएगा, a क्यूब को 3a² dA/dt, और dA/dt की वैल्यू यहां से ये 3 पुटअप हो जाएगी, और फिर a की वैल्यू ये 10 पुटअप हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क करो, इजीली कर लोगे।
छोटे छोटे से क्वेश्चन, बाकी कल देखते हैं फिर। So you can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.